सौतेले भाई बहन की भाई दूज। अरे ओ सरकारी बैल, चल जल्दी से आंखें खोल। हाँ। सुबह के 8 बज चुके हैं। चल जल्दी से अपने अंदर फुर्ती ला और सभी बर्तनों को साफ कर। माँ आज रविवार है, मुझे कुछ देर और आराम करने दो ना, मैं कुछ देर बाद इन्हें धो दूंगा। ओहो, तो नवाब साहब को आराम करना है? नालायक, तेरे लिए आराम हराम है, समझा? चल अब जल्दी से खड़ा हो। आ रहा हूँ। संध्या सुबह सुबह अपने सौतेले बेटे रौनक को डांट कर चली गई। बेचारा रौनक अपनी माँ की डांट सुनकर बस गुमसुम सा अपने बिस्तर से उठ गया और सीधा जाकर बर्तनों को साफ करने लगा। ये सारा मंजर उसकी सौतेली बहन कांची ने भी देख लिया था। माँ भैया को कितना डांटती हैं, चलो मैं भैया के बिस्तर की तह कर देती हूँ। कांची बिस्तर की तह बनाने लगी कि तभी उसे नीचे से अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। नालायक, मेरा इतना महंगा क्रॉकरी सेट तोड़ दिया। माँ मेरे भी लग गई है। चुप कर, तूने मेरा इतना महंगा सेट तोड़ा है, आज मैं तुझे कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। जा दफा हो जा यहाँ से। अपनी माँ के अत्याचारों को देखकर रौनक की आंखों में आंसू छलक उठे। रौनक के भी हाथ में क्रॉकरी टूटने की वजह से चोट लग गई थी, लेकिन संध्या को बस अपने सेट की पड़ी थी। बेचारा नन्हा रौनक इन सब बातों की वजह से अपने कमरे में जाकर रोने लगा। माँ आप ऐसे मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये वाली माँ बहुत बुरी है, आप प्लीज लौट आओ ना माँ। रौनक ऐसे ही बोल बोल कर रो रहा था। उसकी माँ इस दुनिया से एक बीमारी की वजह से जा चुकी थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी में संध्या माँ बनकर आई। लेकिन संध्या को रौनक से रत्ती भर भी प्यार नहीं था। रौनक की एक सौतेली बहन थी, कांची। माँ अब भाई को ऐसे मत। तू चुप कर, तुझे उसके ऊपर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है। सारा मेरे मूड का कचरा बना दिया। कांची, मैं तो अपना मूड सही करने के लिए कुछ देर अपनी सहेली के यहाँ जा रही हूँ। तू आना चाहती है? नहीं, ठीक है, मैं तो चली। और हाँ, मेरे पीछे तू ध्यान रखना कि ये रौनक कुछ भी खाए पिए नहीं, समझी? संध्या ऐसे बोलकर चली गई अपनी माँ के जाते ही। कांची तू यहाँ क्यों आई है? माँ देख लेगी तो। भाई परेशान मत होइए, माँ कुछ देर को बाहर गई हैं। देखो मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। छोटी तू मुझसे बात मत किया कर। क्यों क्यों? आप मेरे भाई हो, समझे? चलो अब जल्दी से इसे खा लो और फिर हम मजे से खेलेंगे। अपनी बहन की बात सुनकर रौनक ने जैसे ही रोटी को पकड़ा, उसके कटे हुए हाथ में दर्द हुआ। अरे नहीं, आपके तो चोट लग गई है। हाँ, मैं आपके बैंडेज कर देती हूँ। कांची अपने कमरे में गई और फर्स्ट एड बॉक्स से एक बैंडेज ले आई। अरे वाह, ये तो स्पाइडरमैन वाली है। मेरी बैंडेज भी कमाल की है। अब जल्दी से इसे खा लो, फिर हम मजे से खेलेंगे। रौनक ने जल्दी जल्दी से रोटी को खा लिया और फिर वो दोनों मिलकर खेलने लगे। कभी रौनक कांची के लिए घोड़ा बनता तो कभी वो दोनों लुकन छिपाई खेलते। इसी तरह से बहुत देर तक मस्ती करने के बाद उन्हें संध्या की आवाज सुनाई दी। हाँ, बस अब जाकर मैं भी खाना ही बनाऊंगी। जल्दी कर कांची, कमरे में चली जा, मैं भी चला जाता हूँ। वो दोनों ही संध्या के आते ही अपने अपने कमरों में चले गए। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब देखते ही देखते भाई दूज आने वाला था। रौनक बेचारी की दिवाली तो अब बेरौनक सी ही कट गई थी, लेकिन कांची अपने भाई के साथ भाई दूज मनाना चाहती थी। आज भाई दूज है, भैया की दिवाली तो बिल्कुल बेरंग सी थी, लेकिन मैं उनके भाई दूज को रंगीन बनाना चाहती हूँ। कांची ने मन ही मन अपनी माँ से छिपकर भाई दूज मनाने का फैसला ले लिया और वो ये बात बताने रौनक के पास संध्या से छिप कर गई। भाई, मैं भाई दूज मनाऊंगी। पागल हो गई है, माँ ने देख लिया तो? कोई नहीं, माँ नहीं देखेंगी। मैं जल्दी से आपकी आरती कर दूं, आप रात को छत पर आ जाना। अच्छा ठीक है। दोनों भाई बहन ने प्लान बना लिया। किसी तरह कांची का इंतजार पूरा हुआ और आखिरकार शाम हो गई। अरे वाह, आखिर रात हो ही गई। अब टाइम है भाई को खुश करने का। कांची छोटी थी, वो तो अपने भाई के लिए कुछ बना नहीं सकती थी, इसलिए उसने एक चॉकलेट खरीदी और अपने हिसाब से आरती की थाली लेकर वो छत पर जाने लगी। कहाँ जा रही है? कुछ नहीं माँ, वो मैं ना आज अपनी सहेलियों के साथ छत पर खेलने जा रही हूँ। अच्छा, तो ये थाल किस लिए? वो आज हम सभी पूजा पूजा खेलेंगे। ऐसे झूठ बोलकर कांची छत पर आ गई। कुछ देर बाद पीछे पीछे रौनक भी छत पर पहुंच गया। भाई, इतनी देर क्यों लगा दी? माँ मुझसे किचन की धुलाई करवा रही थी, इसीलिए थोड़ी देर लग गई। चल अब तू मेरी आरती कर। रौनक के बोलते ही कांची उसकी आरती करने लगी।
सुनिए जी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कांची छत पर इतनी शांत कैसे है? अरे खेल ही रही होगी। आप पागल हो? अरे रौनक भी दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो छत पर उसे देखने जा रही हूँ। संध्या छत पर जाने लगी। उधर दूसरी तरफ कांची रौनक की आरती कर रही थी। संध्या ने सारा मंजर सीढ़ियों पर से ही देख लिया था। पीछे से मनोज भी आ रहा था और वो भी ये सब कुछ देख हैरान रह गया। अरे वाह मेरे बच्चे। क्या मेरे बच्चे? ए कांची! कौन? माँ! संध्या की आवाज सुनकर दोनों बच्चे डर गए और कांची के हाथों से आरती की थाली छूट गई। मुझसे होशियारी? रुक, तुझे बताती हूँ। संध्या ने गुस्से में कांची को एक थप्पड़ लगाया और फिर बेचारे रौनक को तो उसने एक लात मारकर जमीन पर ही गिरा दिया। तूने ही मेरी बच्ची को चढ़ाया है ना? बोल बोल। माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मुझे मत मारो। बेचारा रौनक पिट पिट कर रोने लगा। कांची भी उसे देखकर बहुत रो रही थी। अरे संध्या शांत हो जाओ, क्यों उसे इतना मार रही हो? इसने ही मेरी बेटी को अपनी बातों में लिया है। संध्या ऐसे बोल बोल कर रौनक को मार ही रही थी कि तभी कांची बोली, बस करो माँ, भैया को मत मारो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। माँ, मैंने ही इन्हें भाई दूज मनाने को बोला था, जबकि रौनक भाई ने तो मुझे मना भी किया था, लेकिन मैं ही थी जो भाई दूज मनाना चाहती थी। माँ, मुझे भी मेरे भाई पर तरस आता है। इनकी ही जगह अगर आपके भाई को आपकी सौतेली माँ ऐसे ही तंग करे तो आपको कैसा लगेगा? नन्ही कांची के बड़े शब्दों ने एकदम ही संध्या के स्वार्थ को तोड़ दिया। वाह मेरी नन्ही कांची ने क्या बात बोली है। संध्या, तुम दो भाई बहन को अलग करके बहुत गलत कर रही हो। जरा देखो, तुम्हारी अपनी बच्ची तुमसे कितनी परेशान है। रौनक तुम्हारा सगा खून नहीं है, लेकिन दिल के रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा मायने रखते हैं। अब अपना ये स्वार्थ छोड़ दो, क्योंकि अगर कुदरत नाराज हुई तो इसकी कीमत हम सभी को चुकानी पड़ेगी। सभी की बातें सुनकर संध्या बहुत ही नीच महसूस कर रही थी और फिर उसने सभी से माफी मांगी। मैं अनजाने में कितना गलत काम कर रही थी। बेटा रौनक, हो सके तो अपनी सौतेली माँ को माफ कर देना। ठीक है, कर दिया। रौनक की बात सुनकर सभी को हंसी आ गई। मेरे नन्हे बच्चों को तो सही शब्द भी बटोरने नहीं आते। देखा संध्या, तुम्हारे सालों के अत्याचार को तुम्हारे सौतेले बेटे ने एक झटके में ही माफ कर दिया। मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मैं ही पागल थी जो अभी तक इससे बेवजह दुश्मनी निकालती थी। आजा मेरे बच्चे। संध्या ने रौनक और कांची को गले लगा लिया। चला, मैं तुझे सामान वगैरह दिलाकर लाती हूँ, फिर तुम दोनों अच्छे से भाई दूज मनाना। फिर क्या था, संध्या रौनक के लिए भी सामान वगैरह लेकर आई और फिर कांची ने सही तरह से भाई दूज मनाया। इस दिन के बाद से रौनक को फिर कभी संध्या ने परेशान नहीं किया। अब दोनों भाई बहन आपस में खूब खेलते थे और खुशी खुशी रहते थे। भाई, मुझे अंग्रेजन लड़की पसंद है क्योंकि वो बहुत सुंदर है और विदेशी है, लेकिन तुम्हें वो काली कलूठी लड़की क्यों पसंद आई है भाई? क्योंकि वो समझदार है, और गोरे रंग वाली तो क्या पता कब छोड़ के चली जाए, लेकिन काले रंग वाली लड़कियों का दिल साफ होता है और वो बहुत अच्छी लगती हैं। भैया, आप देख रहे हो ना, आपकी वाली की क्वालिटी मेरी वाली में नहीं है और मेरी वाली की क्वालिटी आपकी वाली में नहीं है, और इसी के चलते माँ हमारी शादी हमारी पसंद की लड़कियों से कभी नहीं होने देंगी। तू क्या कहना चाह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, कहना क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी माँ को संस्कारी और गोरे रंग की बहू पसंद है। मेरी अंग्रेजन गोरी तो है, लेकिन पता नहीं संस्कार है या नहीं, और आपकी काली है लेकिन संस्कारी है। अब आप बताओ क्या करना है? देख भाई, मुझे तेरा नहीं पता, लेकिन मुझे तो रूपाली से शादी करनी है। हम दोनों ने शादी की, एक दूसरे से बातें भी कर ली हैं। वाह भैया, आपने तो अपने छोटे भाई को ही पीछे छोड़ दिया, मुझे बताया भी नहीं, और शादी की बातें भाभी के साथ कर भी ली। एक काम करते हैं, मैं भी अपनी वाली को मना लेता हूँ, फिर हम दोनों शादी करके माँ को एक बहुत प्यारा सा दिवाली का सरप्राइज देंगे। एक साथ जब माँ दो बहू को देखेगी तो बहुत खुश होगी। चल, मैं तेरी इस बात पर अग्री हूँ। कल दिवाली है, इसलिए हम आज रात तक शादी कर लेंगे। दिवाली के एक दिन पहले ही कुणाल और आकाश दोनों ही अपनी पसंद की लड़कियों से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। शादी होते ही कुणाल और आकाश की माँ दुर्गेश्वरी का उन्हें कॉल आता है। ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों दिवाली से पहले एक रात गायब हो। अरे कहाँ हो तुम दोनों? तुम्हें अपनी माँ की जरा भी फिक्र नहीं है क्या? फौरन घर पर लौट आओ,
नहीं तो तुम्हारी माँ से चांडाली बनने में मुझे कोई समय नहीं लगेगा। आकाश और कुणाल दोनों ही अपनी माँ की डांट सुनते ही अपनी पत्नियों के साथ घर लौट आते हैं, जहां दरवाजा खोलते ही दुर्गेश्वरी के सामने उसके दोनों बेटों के साथ एक काली लड़की और दूसरी अंग्रेजन खड़ी होती है दुल्हन के रूप में। तुम दोनों का लेट आना तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये कौन है? गृह प्रवेश करो, आपके घर आपकी 2 बहुएं आई हैं। तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये कैसा मजाक है? तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हारी शादी के कितने सपने देखे थे। आकाश अपनी माँ को गले से लगाकर कहता है, माँ, अब आपके लिए आपके बेटों से बढ़कर आपके सपने हो गए। आपके लिए हमारी खुशी क्या मायने नहीं रखती? आकाश के ये कहने पर दुर्गेश्वरी कुछ कह नहीं पाती, जिसके चलते आकाश अपने भाई कुणाल को आंख मारता है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। देखो, एक अंग्रेजन है तो दूसरी बहुत ज्यादा संस्कारी है। आपको ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। अब इनका गृह प्रवेश करो, कल दिवाली है और कब तक हम यहाँ दरवाजे पर खड़े रहें? तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगी, पहले अपनी बहू का गृह प्रवेश करूं। दुर्गेश्वरी आरती की थाली लेकर आती है और एक परात में महावर डालकर अपनी दोनों नई नवेली बहू के सामने रख देती है। अब तुम दोनों को इस थाली में अपने पैर महावर के अंदर लगाकर अपने पैरों के छापे जमीन पर लगाने हैं, ताकि तुम्हारे शुभ कदमों से इस घर में हमेशा खुशहाली आए। माँ जी, पहले मैं आ जाऊं? अरे रूपाली बहू, अब तुम थोड़ा सा सब्र रखो। पहले मैं सोफिया बहू को सिखा दूं कि इस पर कैसे छाप करके अंदर आना है। दुर्गेश्वरी खुशी खुशी अपनी अंग्रेजन बहू को उसका हाथ पकड़कर थाली में पैर चुपवाकर उसे घर के अंदर बुला लेती है। दरवाजे पर उसकी काली बहू खड़ी रह जाती है। घर के अंदर आने के बाद दुर्गेश्वरी सोफिया को बहुत प्यारी लाल बनारसी साड़ी देती है। बहू, कल दिवाली है, कल तुम्हें यही लाल बनारसी साड़ी पहननी है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शगुन। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर रूपाली की तरफ देखते हुए कहती है, अरे रूपाली बहू, तुम वहां क्यों खड़ी हो? चलो तुम भी अंदर आओ। दुर्गेश्वरी के कहने पर रूपाली महावर से पैर छाप कर घर के अंदर आ जाती है, लेकिन उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि घर की बड़ी बहू होने के चलते उसे घर के अंदर पहले प्रवेश करने नहीं दिया गया, और इसी के चलते वो सोफिया के बारे में अपने मन में सोचती है, इस घर में आते ही मेरा हक इस अंग्रेजन की बच्ची ने मुझसे छीन लिया। गोरी और सुंदर है ना, शायद इसीलिए माँ जी ने इसके लिए इतना सब कुछ किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगी। रूपाली ऐसा सोचने के बाद आकाश के साथ उसके कमरे में चली जाती है। अगले दिन दिवाली के त्योहार पर दुर्गेश्वरी बहुत सुंदर सुंदर साड़ी और गहने और बहुत सी चीज अपनी अंग्रेजन बहू को देते हुए कहती है, जानती हूँ सोफिया, तुम्हें अभी हमारे कल्चर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। वैसे तो मैंने सोचा था कि मेरी 2 बहू आएंगी, दोनों ही संस्कारी और गोरी और समझदार होंगी, लेकिन पता नहीं तुम कितनी समझदार हो और मेरी बातों को कितना समझोगी। आज लक्ष्मी पूजन है और तुम्हें इनमें से कोई अच्छी साड़ी पहननी है और ये गहने भी। और हाँ, आज तुम दोनों को अपने हाथों से खाना बनाना है, क्योंकि आज तुम्हारी रसोई की रस्म भी है। मुझे इंडियन कल्चर का कुछ नहीं आता है माँ जी, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपकी पसंद का खाना बना सकूं और आपको खुश कर सकूं। ये सुनकर दुर्गेश्वरी सोफिया से बहुत खुश होती है और उसके सर पर हाथ रखती है, जिसके बाद सोफिया रसोई में चली जाती है। ये सब देखकर रूपाली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहती है, मेरे होते हुए मैं इस अंग्रेजन देवरानी को आगे बढ़ने कैसे दे सकती हूँ। रसोई की रस्म पर तो सब लोगों को मेरी ही तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि मैं इंडियन लड़की हूँ। इसका खाना तो मुझे बर्बाद करना ही होगा, वरना ये सारा नेक और सारी तारीफ खुद ही ले जाएगी। इधर सोफिया पूरा दिन लगाकर सभी के लिए खाना बना रही होती है, तो उधर खाना बनने के बाद जैसे ही सोफिया इधर से उधर हो जाती है, रूपाली मौके पर चौका मारते हुए उसका पूरा खाना बर्बाद कर देती है और उसके कमरे में जाकर उसके दिए हुए गहनों को तोड़ देती है। उसकी साड़ियों पर कैंची भी जला देती है। ना तो खाना सही से बना पाई और ना ही बेचारी दिवाली पर इंडियन कल्चर का कुछ पहन पाएगी। अब मजा आएगा। रूपाली इस तरह सोफिया के कई काम बिगाड़ देती है और अपने कमरे में दिवाली फेस्टिवल के लिए तैयार होने चली जाती है। वो इंडियन कल्चर की तरह संस्कारी बहू बनकर सभी मेहमानों के सामने आती है, जहां दुर्गेश्वरी उससे कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गई, लेकिन सोफिया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। सोफिया सभी मेहमानों के सामने अपनी अंग्रेजी स्टाइल में छोटे छोटे कपड़े पहनकर आती है, जिसे देखकर सभी मेहमान हंसने लगते हैं और दुर्गेश्वरी से कहते हैं,
अरे ये सब क्या चल रहा है? लक्ष्मी पूजन में तुम्हारी बहू ऐसे कैसे कपड़े पहन कर आ गई? आजकल की बहू को तो कोई शर्म लिहाज ही नहीं है। अरे दुर्गेश्वरी, तुझे अपनी बहू थोड़ा सोच समझ कर लेकर आनी चाहिए थी। अपनी बेइज्जती देख दुर्गेश्वरी को बहुत गुस्सा आता है और वो सोफिया का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में लेकर जाती है। कान खोलकर सुन लो, अब तुम लक्ष्मी पूजा में नहीं आओगी, यहीं रहो, इसी कमरे के अंदर, बाहर मत निकलना। दुर्गेश्वरी गुस्से में ऐसा कहने के बाद वहां से चली जाती है। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर सोफिया को बहुत बुरा लगता है। वहीं लक्ष्मी पूजन के बाद खाना भी बहुत बेस्वाद होता है, जिसके चलते अपनी तारीफों के पुल बनवाने के लिए रूपाली अपने हाथों से दोबारा खाना बनाकर सभी के लिए लेकर आती है। सभी लोग रूपाली की बहुत प्रशंसा करते हैं, जिसके चलते रूपाली बहुत खुश होती है। देखना अंग्रेजन बहू को मैंने कैसे चकमा दे दिया। सभी मेरी तारीफों के गुणगान गाए जा रहे हैं, जो कि मैं डिजर्व करती हूँ। इधर रूपाली खुश हो रही होती है तो उधर कुणाल अपना लैपटॉप लेकर आता है और सभी लोगों से कहता है, मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूँ। कुणाल लैपटॉप में वो वीडियो दिखाता है जिसमें रूपाली ने सोफिया के कमरे में जाकर कैंची से उसकी सभी साड़ियां और ज्वेलरी खराब की थी। ये हमारी प्यारी भाभी ने ही जानबूझकर मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया, जिससे यह साबित होता है कि जरूरी नहीं कि काले लोग हमेशा दिल के साफ हों। भैया, आपके दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं था। वो तो गलती से इस लैपटॉप का कैमरा हमारे कमरे में ऑन ही रह गया, वरना ये राज कभी किसी के सामने नहीं आता। कुणाल की आवाज सुनकर आकाश फौरन रूपाली के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है। समझाने की जरूरत तो नहीं है ना? तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैंने ये चांटा तुम्हारे ऊपर क्यों मारा है। जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, तुम मुझसे बहुत ज्यादा बेकार निकली। सभी के सामने अपनी सच्चाई आते ही रूपाली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से माफी मांगती है। मुझे आप सभी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो गलती की है मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए। रूपाली ऐसा कहने के बाद सोफिया के कमरे में चली जाती है और उसे एक प्यारी सी साड़ी पहनाकर प्योर इंडियन कल्चर की तरह तैयार करके सभी मेहमानों के लिए लेकर आती है और सभी के सामने उससे माफी भी मांगती है। रूपाली को अपनी गलती का एहसास होता देख सभी उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो सभी एक साथ दिवाली के त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।